हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 21 फरवरी और शुरू करते हैं प्लेन्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? दरअसल हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने साफ मेंशन कर दिया है कि अब किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो टैग है वो नहीं दिया जाएगा। क्यों? उनका मानना है क्योंकि ऑलरेडी 14 फाइनेंस कमीशन के बाद से जो सेंटर अपनी तरफ से जो टैक्स डिवोल्यूशन करता है, जो टैक्स का जो शेयर स्टेट को मिलता है वो बढ़ा दिया गया है। तो अब उनकी जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की जो डिमांड है वो अब जस्टिफाइड नहीं है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लेके ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है, खासकर बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है। तो ये जो स्टेट है वो लगातार डिमांड कर रहे हैं, खासकर ये बिहार में बहुत ज़्यादा इस इश्यू को पॉलिटिसाइज़ किया जा चुका है। उनका ऐसा मानना है कि बिहार का जो डेवलपमेंट है उसको अभी सेंटर के तरफ से एक स्पेशल असिस्टेंट की ज़रूरत है, इस वजह से उन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए। और ये इसकी डिमांड कई सालों से चलती आ रही है, बट अभी तक वो नहीं मिला है। उनका एक आर्गुमेंट ये है कि चूँकि जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तो बहुत सारे जो मिनरल रिसोर्सेज़ थे, वो झारखंड के पास चले गए। तो चूँकि अब बिहार के पास में कोई इंडस्ट्रियलाइज़ेशन है ही नहीं, तो उनके पास में कोई ऐसी मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं जो स्टेट को रेवेन्यू प्रोवाइड कर सके। इसलिए वो डिमांड कर रहे थे कि हमें वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए, ताकि हमें सेंटर की तरफ से और ज़्यादा असिस्टेंस और ज़्यादा फाइनेंस मिल सके। तो यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है क्या बेसिकली? तो ये सेंटर की तरफ से दिया जाने वाला ग्रांट है, ताकि जो स्टेट का जो डेवलपमेंट है उसको एक बूस्ट मिल सके, क्योंकि वो जो स्टेट है वो ज्योग्राफिकल और सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज फेस कर रहा है। इस वजह से उसका जो डेवलपमेंट है वो रुक गया है। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अवार्ड करने का, तो क्राइटेरिया क्या है? तो यहाँ पर 2 क्राइटेरिया है। बेसिकली पहले प्लानिंग कमीशन जो अवार्ड करती है वो किसके बेसिस पे करती थी? जो स्टेट जिसमें हिली और डिफिकल्ट टेरेन हो, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, जो हिमालयन स्टेट है, उनके साथ में दिक्कत थी ये हिली और डिफिकल्ट टेरेन की। उसके बाद में लो पॉपुलेशन डेंसिटी। थर्ड है स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग द बॉर्डर्स विद नेबरिंग कंट्रीज। जो भी हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास जो स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट है, हिमालयन स्टेट है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख है। इसके बाद में इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, आपके स्टेट के ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड है, रेलवे है, वो ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, तब उस केस में सेंटर की तरफ से ग्रांट मिलता था। उसके बाद फिफ्थ है नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस। तो इस आर्गुमेंट का भी यूज़ किया जाता है बिहार की तरफ से, क्योंकि उनके पास मेजर कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं है, इस वजह से उनको ज़्यादा रेवेन्यू मिल नहीं पाता है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपने अपने क्राइटेरिया दिए थे, जिसमें कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन आता है। आप ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड एरिया, खासकर नॉर्थ ईस्ट, ये ज्योग्राफिकली आइसोलेशन फील करते हैं, मेन स्ट्रीम से कटे हुए रहते हैं। तो उनका ज्योग्राफी ऐसी है कि टेरेन बहुत ज़्यादा अनइवन होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली बिल्ट अप नहीं कर पाते हैं। फिर सेकंड इनएक्सेसिबल टेरेन, ठीक है? टेरेन ऐसा है कि आपका रोड नहीं बन सकता है, आपकी रेलवेज़ नहीं बन सकती हैं, और दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, वो टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। थर्ड है पुअर रिसोर्स बेस, कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ नहीं, खासकर नॉर्थ ईस्ट में। फोर्थ है रिमोटनेस टू लार्जर मार्केट। जो भी हिली एरियाज़ होते हैं या फिर रिमोट एरियाज़ होते हैं, वो मेन मार्केट जो रहता है, मेनलैंड जो होता है इंडिया का, वहाँ से वो कनेक्टेड नहीं है, तो ना उनको टाइमली वो इनपुट मिल पाता है, ना ही अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए वो मार्केट उनके लिए अवेलेबल हो पाता है। इसके बाद में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के क्राइटेरिया थे। हालाँकि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से किसी को नहीं अवार्ड किया गया है। मतलब ये जो प्रोविज़न था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, ये 5th फाइनेंस कमीशन ने एस्टेब्लिश किया था। कब? 1969 में। तो हमारा जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, वो संविधान में उसका कोई ज़िक्र नहीं है, ना ही किसी लॉ में उसका मेंशन है। ये जो हमारी 5th फाइनेंशियल कमीशन आई थी, उसने ये रिकमेंड किया था, तब से जो स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जाने लगा। तो सबसे पहले किस स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला था? जम्मू कश्मीर को मिला था, उसके बाद असम, फिर नागालैंड। तो 1969 में इन 3 स्टेट को सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का टैग दिया गया था, ताकि इनके डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सके। उसके बाद जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो प्लान असिस्टेंस था, वो प्लानिंग कमीशन देखने लगी। वो डिसाइड करने लगी कैसे इनको अवार्ड करना है, कैसे इनको और डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट देने हैं, कैसे और ज़्यादा उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना है। तो ये सब काम देखा जाने लगा प्लानिंग कमीशन के द्वारा। उसके बाद अभी फिलहाल 11 स्टेट्स को ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा प्राप्त है, जिसमें असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड एंड तेलंगाना। तो यहाँ पर आप जो उत्तराखंड देख रहे हो, तो ये तो हिली एरियाज़ है। इस वजह से इसे दिया गया था, क्योंकि इसके पास में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था और ना ही कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी खास थी। उसके बाद में सेम केस हिमाचल प्रदेश के साथ में था। तो ये दोनों हिली एरियाज़ थे। बट बाकी जो स्टेट आप देख रहे हो, ये सब आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट मिलेंगे, जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अनइवन टेरेन था, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं था। ये इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे हुए स्टेट्स हैं, तो इनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा था। तो हमें यहाँ पे डेवलपमेंट लाना ज़रूरी था, अदरवाइज़ यहाँ पर जो इंसर्जेंसी है वो काफ़ी बढ़ती जा रही थी।
उसके बाद तेलंगाना को दिया गया। तेलंगाना को देने का सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब आंध्र प्रदेश से इसे अलग किया गया, तो इसके डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए इसे तेलंगाना को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अवार्ड किया गया। तो स्पेशल कैटेगरी सबसे लास्ट में भी तेलंगाना को मिला हुआ है। अब चूंकि जब 14 फाइनेंशियल कमीशन आया, उसने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने को मना कर दिया किसी भी स्टेट को। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट स्टेट और 3 हिल स्टेट हैं, सिर्फ उनको ही ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलेगा। 14 फाइनेंस कमीशन का आर्गुमेंट ये था कि अब हम जो टैक्स डिवोल्यूशन है वो बढ़ा रहे हैं। मतलब तो जो सेंट्रल पूल होता था, जो टैक्स रेवेन्यू सेंटर स्टेट के साथ में शेयर करती थी, वो 32% था, बट अब इसे बढ़ाकर 42% कर दिया गया। तो इसका मतलब स्टेट को और ज्यादा रिसोर्स मिलने लग गए थे, तब वो अपना डेवलपमेंट खुद से इंश्योर कर सकते हैं। तो 14 फाइनेंस कमीशन ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए फिलहाल सबको मना कर दिया है। तो अब हमें यहाँ पे एक डिफरेंस जानना है कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, ये स्पेशल स्टेटस से अलग है। स्पेशल स्टेटस का मेंशन आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि जम्मू कश्मीर के लिए क्या था, आर्टिकल 370। उसके बाद आपको 371 में कई सारे प्रोविजन मिलेंगे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए किए गए हैं, और अदर स्टेट के लिए भी आपको मिल जाएंगे, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से आपको स्पेशल प्रोविजन कुछ दिए गए हैं, ताकि उनका डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सके। उनको अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली उनको कुछ सिक्योरिटी चाहिए, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन चाहिए, तब वो प्रोवाइड किए गए थे, ताकि उन्हें लेजिस्लेटिव और पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड किया जा सके। बट जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है वो प्योरली इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट से कनेक्टेड होता है। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के फायदे क्या हैं? तो सबसे पहली बात, जितने भी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, यहाँ पर जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है उसका पूरा पैसा सेंटर देती है। बट जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम होती है उसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं। मेजोरिटी सेंटर की तरफ से आता है और कुछ पैसा स्टेट की तरफ से आता है। मोस्टली जो जितनी भी हमारी स्कीम्स होती हैं उनमें 60-40 का रेशो फॉलो किया जाता है। इसका मतलब जो 40% है वो स्टेट देगी और 60% आपको सेंटर देगी। जैसे कि मनरेगा की स्कीम है, उसमें जो 40% जो शेयर आता है वो स्टेट देती है और 60% शेयर देती है सेंटर। और जितने भी हिली एरियाज हैं, जितने भी बॉर्डर एरियाज जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे लगती हैं, उनमें ये 90-10 का रेशो फॉलो किया जाता है, जिसमें 10% स्टेट देती है और 90% सेंटर देती है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में क्या होता है कि आपको जो सेंटर है वो 90% देगी। मतलब ये 90-10 का क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा। इसका एक फायदा ये भी है कि जितना भी आपको मनी एलोकेट किया गया है, वो अगर नहीं भी यूज होता है, तो भी वो मनी लैप्स नहीं होता है, उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। मोस्टली जितनी भी स्कीम्स में जो सरकार पैसा लगाती है, मान लो जो पैसा एलोकेट हुआ है और वो यूज नहीं हो पाता है, तब सरकार क्या करती है, तो वो जो पैसा होता है उस स्कीम के लिए, अगर वो यूज नहीं हो पाता है पर्टिकुलर टाइम तक, फाइनेंशियल ईयर तक, तब वो लैप्स कर दिया जाता है और वापस से हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वापस आ जाता है। बट इसके साथ में ऐसा नहीं है। जो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो स्टेट है, उन्हें जो भी पैसा मिलता है किसी भी स्कीम के अंदर, वो पैसा लैप्स नहीं करता, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इसके अलावा कुछ कंसेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि एक्साइज और कस्टम ड्यूटी में दिए जाते हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स में उनको कुछ कंसेशन दिए जाते हैं, ताकि वहां पर डेवलपमेंट इंश्योर कर सके, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट इंश्योर कर सको, ताकि कंपनीज को इंसेंटिवाइज किया जाए कि आप जाइए और वहां पर अपना सेटअप लगाइए और जॉब जनरेट कीजिए और रेवेन्यू जनरेट कीजिए, ताकि आपको कॉर्पोरेट टैक्स में थोड़ा सा कुछ इंसेंटिव मिल सके। और इसके अलावा जो सेंटर का जो ग्रॉस बजट होता है, उसमें 30% स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के राज्यों को जाता है। तो ये सारे आपके बेनिफिट्स हो गए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के। बट कंसर्न क्या है इसमें? सबसे पहले तो इसका बहुत ज्यादा बर्डन आता है सेंटर के फाइनेंस पे, क्योंकि ऑलरेडी 42% वो टैक्स डिवोल्यूशन कर रही है। ठीक है, इसके बाद वो और ज्यादा अगर देती है अन्य स्टेट को, तब सेंटर के लिए मुश्किल हो जाता है कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनको फिर से और ज्यादा फंड प्रोवाइड करना। और स्पेशल स्टेटस देने के बाद से हर स्टेट से डिमांड आती है, चाहे वो एमपी है, चाहे वो खासकर बिहार है, झारखंड है, ये स्टेट लगातार डिमांड करते हैं और पॉलिटिकल प्रेशर बनाते हैं। और ये पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है, चुनावी मुद्दा बन जाता है कि देखो हम उन्हीं को वोट देंगे जो हमें इस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का बेनिफिट देगा। तो ये एक तरीके से अनफेयर है कि आप कुछ स्टेट को स्पेशल प्रोविजन दे रहे हो और कुछ स्टेट्स को आप निग्लेक्ट कर रहे हो। तो ये फेडरलिज्म के लिए अच्छा नहीं है। तो ये पूरा मुद्दा हो गया स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लेकर। इससे पहले भी क्वेश्चन आए हैं, तो यूपीएससी आगे भी इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ सिकल सेल एनीमिया को लेकर है। तो ये न्यूज़ में क्यों है? तो इस साल का जो बजट आया था उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट मिशन मोड में आकर इस सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करेगी, और हमारा टारगेट है 2047 तक इस सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरीके से भारत से खत्म कर दिया जाए। क्योंकि भारत जो है वो सेकंड वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री है सिकल सेल एनीमिया के केसेस में। मतलब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो केस हैं दूसरे नंबर का, वो भारत में होते हैं। तो इसे खत्म करना बहुत जरूरी है।
तो सिकल सेल एनीमिया होते क्या हैं? तो आपको पता होगा हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है, खून जो होता है, उसका जो मेन काम क्या होता है कि हमारे शरीर को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। हर पार्ट में जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वो कौन है? हीमोग्लोबिन प्रोवाइड करता है। तो इस हीमोग्लोबिन में कुछ प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं, जिसमें 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटास होते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। मतलब ये जो बीमारी है वो हमारे जीन्स पर अफेक्ट करती है। तो जब हमारे शरीर में इस बीमारी कारण में जो जीन्स में म्यूटेशंस आते हैं, तो वो ये जो बीटा सब यूनिट होते हैं इसको इम्पैक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि हमारे ब्लड सेल का जो शेप होता है वो बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर आप हेल्दी ब्लड सेल देखोगे, जो रेड ब्लड सेल है वो आपको राउंड शेप में नजर आएगा। इस राउंड ब्लड सेल का फायदा क्या होता है कि ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, मतलब ये ब्लॉक नहीं हो पाता। बट यहाँ पर जो सिकल सेल एनीमिया जब हो जाता है, तब ये जो राउंड शेप है ये कैसा बन जाता है, थोड़ा सा आपका डिस्टॉर्टेड शेप में आ जाता है, एक सिकल शेप में आ जाता है। इस वजह से इसे सिकल सेल एनीमिया बोला जाता है। बट जब इसका शेप बिगड़ जाता है तो क्या हो जाता है, ये एक टाइप से ब्लॉकेज कॉज करता है। और जब ब्लॉकेज होता है तब हमारे शरीर में ब्लड फ्लो रुक जाता है। इससे होता क्या है कि हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल है उसकी कमी होने लगती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अब हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी है वो होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है? आरबीसी। तो जब आरबीसी ही ब्लॉक हो जाएगा तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो इससे होता क्या है, क्रोनिक एनीमिया होता है, पेन होता है, फटीग होता है, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, कई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होते हैं और सीवियर केसेस में इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। हालाँकि सबसे बड़ा जो कंसर्न ये है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कोई गोली नहीं दे सकते आप, कोई इंजेक्शन नहीं है। तो इसका जो बेसिकली जो इलाज होता है, उसमें आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराया जाता है, ताकि जो आपको ब्लड डोनेट किया गया है, उसमें आपको हेल्दी रेड ब्लड सेल निकाले जाते हैं और पेशेंट को दिए जाते हैं। बट इसमें भी इश्यू क्या बनता है कि कई बार आपको हेल्दी डोनर नहीं मिल पाता है टाइमली, उसके बाद में कुछ डोनर्स का अपने कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है, ये इतना सस्टेनेबल नहीं है। और दूसरे जो नए ट्रीटमेंट आए हैं, जैसे कि स्टेम सेल है, ठीक है? बट वो अभी तक इतना प्रेवलेंट नहीं है और कॉस्टली भी है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं सिकल सेल एनीमिया को लेकर। पहले भी इस पर सिकल सेल एनीमिया पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार भी यूपीएससी पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी में 2019 के प्रीलिम्स से पूछा था। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसीज इन्वेस्टर हु वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ डायरेक्टली। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे हमारे स्टॉक मार्केट में जो रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है? अगर कोई बाहर का व्यक्ति जो हमारे स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहता है, बट वो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करना चाहता, बट या फिर वो सामने नहीं आना चाहता, तब उस केस में क्या करता है वो कि वो रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास जाता है, अपना पैसा देता है और बोलता है कि आप मेरी तरफ से इन्वेस्ट कर दो। तब जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे स्टॉक मार्केट साथ में रजिस्टर्ड हैं, वो एक पार्टिसिपेटरी नोट जारी करते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए, इस पार्टिसिपेटरी नोट्स के जरिए, वो जो पैसा है, वो रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टर जो हमारे मार्केट साथ में रजिस्टर्ड नहीं है। जनरली एक्यूजेशन ये लगाया जाता है कि इससे जो हवाला का पैसा है वो आता है, जो इल्लीगल जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है वो वापस से पार्टिसिपेटरी नोट के जरिए हमारे स्टॉक मार्केट में फिर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये क्रिटिसिज्म इसको देखने को मिलता है। बट इस क्वेश्चन का आंसर है डी, पार्टिसिपेटरी नोट। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।